हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग PSIR ऑप्शनल एंड यूनिट नंबर 4 ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड अफर्मेटिव एक्शन। अब इस यूनिट में से सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अफर्मेटिव एक्शन इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी वजह से ये यूनिट करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस यूनिट को स्किप करके मत जाना। पहले वो टॉपिक्स और वो यूनिट्स करनी चाहिए जिसमें से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है और हर साल पूछे जा रहे हैं। जैसे इससे पहले वाला भी यूनिट है थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें से भी यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक। और ऐसे ही इक्वालिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट विमेन हैज़ ऑलवेज बीन मैन्स डिपेंडेंट इफ नॉट हिज स्लेव, द टू सेक्सेस हैव नेवर शेयर द वर्ल्ड इन इक्वालिटी। साइमन दे बिवॉय का ये स्टेटमेंट है, इनको कोट करके क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो हर एक टॉपिक में, हर एक थ्योरी कह लो या कुछ भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो, उनमें कोई ना कोई एक बहुत फेमस प्रोपोनेंट होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं उस पर्टिकुलर थ्योरी के या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। कोई एक बहुत ही फेमस पर्सन होते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर उस टॉपिक के बारे में कहा होता है। तो ऐसे लोगों को पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, विमेन और मैन का जो ये यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है कि विमेन हमेशा मैन पे डिपेंडेंट रहती हैं, तो ये किस में आता है? इक्वालिटी पढ़ रहे हैं ना हम, तो इक्वालिटी में किस में आएगा? ये जेंडर इक्वालिटी में आ जाएगा, है ना। तो जेंडर इक्वालिटी का ये क्वेश्चन हो गया। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में फेमस कौन है? साइमन दे बिवर, इन्होंने काफ़ी फेमस ये कोटेशन बोली थी, तो इसीलिए इनको करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज़ लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी, एक्सप्लिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, मतलब बिल्कुल क्या है आपका ये टॉपिक क्या है, यूनिट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिलेशनशिप बताना है बस इक्वालिटी और लिबर्टी का। एंड हाउ इज़ लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी, डिस्कस मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम। फिर 2018 का क्वेश्चन है, इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट, कमेंट। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इनमें ये सब क्वेश्चंस और ये वाले टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे, बट अफर्मेटिव एक्शन पर जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अफर्मेटिव एक्शन इज़ पार्ट ऑफ आर पेड कोर्स, ठीक है। तो दो तरीके से कोर्स को डिवाइड किया गया है, एक बेसिक लेक्चर्स, एडवांस लेक्चर। तो अफर्मेटिव एक्शन हमारे एडवांस लेक्चर्स का पार्ट है। तो अगर आपको PSIR ऑप्शनल कोर्स को परचेज़ करना है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। जैसे ये अफर्मेटिव एक्शन है, इसमें 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ अफर्मेटिव एक्शन इम्पॉर्टेंट, वाई इज अफर्मेटिव एक्शन इंपॉर्टेंट इन प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर कमेंट अफर्मेटिव एक्शन, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2016 ये क्वेश्चन है और इस बार का भी काफ़ी प्रॉबेबल क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन अफर्मेटिव एक्शन का, ठीक है, क्योंकि हर कुछ टाइम में पूछा जा रहा है। 2012 के बाद 2016, तो 2021 में काफ़ी प्रॉबेबल क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये टॉपिक भी छोड़ के नहीं जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये हमारी वेबसाइट है synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ऑप्शनल क्लासरूम में जाना, तो ये लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ ऑप्शनल क्लासरूम लेक्चर्स। तो क्लासरूम लेक्चर्स का ये पार्ट है। यहाँ पर आप जाओगे तो पूरी अप्रोच यहाँ पर पता लग जाएगी हम किस हिसाब से बना रहे हैं। ऑल्दो हम 80 to 90 क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं और हमारे नोट से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये करके जाना ज़रूर, ठीक है। ऑप्शनल क्लासरूम यहाँ पर आप देख सकते हो 21, 22, 23 के लिए, तो यहाँ से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो और कुछ लेक्चर्स फ्री कोर्स का पार्ट है ये। तो अभी हम लोग एक टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए, ये इक्वालिटी का टॉपिक। तो इक्वालिटी में सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इक्वालिटी होती क्या है। तो जब भी हम एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, 20वीं सेंचुरी तक आते आते काफ़ी सारे इगैलिटेरियन एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो उसमें से जो इक्वालिटी का आइडिया है
उसने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन पैशंस को लेकर आया सामने। तो इक्वालिटी एक ऐसा आइडियल है जिसमें हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट का पूरा अधिकार दिया जाता है, कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी एक इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पर चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, चाहे अलग अलग रेसेस के लोग हों, चाहे अलग अलग रिलीजन्स के लोग हों, सभी को फेयरली ट्रीट करना चाहिए और सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, तब हम इसको इक्वालिटी कहेंगे। ठीक है। अब जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उस टॉपिक में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में तो एक्सप्लेनेशन दोगे, डेफिनेशन दोगे, उसकी डेफिनेशन क्या है भाई इसकी। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करोगे उसमें डेफिनेशन आप उसकी कर दोगे कि ये टॉपिक जिससे भी रिलेटेड है, जिस भी कंटेक्स्ट में रिलेटेड है। यहाँ पर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में बात की गई है, क्या होता है इक्वालिटी, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में ये दिया। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 का। ठीक है। तो इसमें हम सीधा ही साइमन दे बिवॉयर से स्टार्ट नहीं करेंगे। बच्चे जनरली एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो साइमन दे बिवॉयर का क्वेश्चन पूछा गया है तो अब बच्चे डायरेक्ट साइमन दे बिवॉयर से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने करना नहीं है। हमें जेंडर इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है तो पहले हम जेंडर इक्वालिटी का इंट्रोडक्शन देंगे कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, तो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देंगे। उसके बाद अलग अलग जैसे साइमन दे बिवॉयर का क्या व्यूज़ थे उसके ऊपर, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बात की गई थी। फिर उसके बाद अगर और कोई थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की थी, उन थिंकर्स का एक एक दो दो लाइंस आप मेंशन कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट क्या क्रिटिसिज्म इससे रिलेटेड है एंड कंक्लूजन, इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा ह्यूमन राइट है जो कि हर एक पर्सन को, चाहे वो कोई भी जेंडर का पर्सन हो, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो, कोई भी जेंडर का पर्सन हो, उनको डिग्निटी से जीने का अधिकार देता है, फ्रीडम का अधिकार देता है। और जेंडर इक्वालिटी एक प्री कंडीशन भी है कि हर एक की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, साथ में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन बनती है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है ये। अब इक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है और इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत पॉलिटिकल थॉट्स में निकल कर के आई है सामने, और बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत कुछ कहा है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। उनमें से एक थिंकर हैं साइमन दे बिवॉयर। तो साइमन ल्यूसी अर्नस्टाइन मैरी बर्टन दे बिवॉयर। ठीक है। तो नाम आप इसका जैसे मर्जी याद रखो, इतना नाम काफ़ी है। ठीक है। तो ये एक फ्रेंच राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल, एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड सोशल थ्योरिस्ट हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इनके पास एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी, इन दोनों पर ही इनका इन्फ्लुएंस था काफ़ी। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म की, वो क्या होता है कि जैसे साइमन दे बिवॉयर का काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म पे। तो अगर मैं सिर्फ फेमिनिज्म की बात करूँ, सो व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म एक कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स है, ऐसी मूवमेंट्स जो कि इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स डिफ़ाइन करती है, विमेन के लिए डिफ़ाइन करती है, इस्टेब्लिश करती है और साथ ही साथ डिफेंड भी करती है। ठीक है। तो फेमिनिज्म एक कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स है, ऐसी कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट जो कि इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स विमेन के लिए डिफ़ाइन करती है, इस्टेब्लिश करती है, डिफेंड करती है। तो ये राइट्स विमेन के लिए बेसिकली इस्टेब्लिश करती है फेमिनिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म, ये शब्द का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं खाली आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशलिज्म, सो दिस वर्ड मीन्स एक फ़िलोसफिकल, और एग्जिस्टेंशलिज्म एक फ़िलोसफिकल कल्चरल मूवमेंट होता है। ठीक है। जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बनता है फ़िलोसफिकल थिंकिंग का, कि जो भी फ़िलोसफिकल थिंकिंग होती है उसमें इंडिविजुअल और उनके एक्सपीरियंसेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एग्जिस्टेंशलिज्म ये कहता है कि चाहे हम साइंटिफिक डेटा की बात कर लें, चाहे हम मॉरल थिंकिंग की बात कर लें, तो मॉरल थिंकिंग और ये जो साइंटिफिक डेटा ये कभी भी काफ़ी नहीं पढ़ते।
मॉरल थिंकिंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग ये काफ़ी नहीं है अगर आपको ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को समझना है। तो अगर आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझना चाहते हो तो आपको इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को समझना पड़ेगा, उनकी फ़िलोसफिकल थिंकिंग को समझना पड़ेगा। तो ये फ़िलोसफिकल और कल्चरल मूवमेंट है ये एक, ठीक है, फ़िलोसफिकल एंड कल्चरल मूवमेंट। तो इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ मॉरल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग दोनों ही सफिशिएंट नहीं होती अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझना है, इसीलिए कुछ और कैटेगरीज़ की भी ज़रूरत होती है, ऐसी कैटेगरी जो कि ऑथेंटिसिटी से गवर्न की जा सके, और ऐसी कैटेगरीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझा जाएगा, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी बेसिकली इस कंटेक्स्ट में क्या हो गया कि हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें कि हमें अगर ज़िंदा रहना है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उसके लिए हमें हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये फ़िलॉसफी जो है फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म की, ये रिलेशनशिप्स को एनालाइज करती है। किसके बीच के रिलेशनशिप्स को? इंडिविजुअल और बाकी की चीज़ें, इंडिविजुअल एंड थिंग्स, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज करती है क्या? फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। इंडिविजुअल और अलग और चीज़ों के बीच में, साथ में और ह्यूमन बींग्स के बीच में, और कैसे ये अपनी चॉइस की कंडीशन को कैसे लिमिट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को या फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म कैटेगराइज करती है, ये होता है बेसिकली ये फिलोसफी। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट फेमिनिस्ट जितने भी हैं, जैसे कि साइमन दे बिवॉयर हैं एक, तो ये क्या बात करती हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे फ्रीडम है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गया, और जीने के जो ह्यूमन बॉडी के जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, जैसे मेरा ह्यूमन बॉडी के हिसाब से क्या एक्सपीरियंस रहा है जीने का, तो ये सब के बारे में बात करता है, इन सब कंसेप्ट्स पर एम्फेसाइज करता है एग्जिस्टेंशलिस्ट फेमिनिस्ट, ठीक है। और ये सब रेडिकल चेंज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो साइमन दे बिवॉयर का इस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। 1949 का एक ट्रिटाइज था उनका, द सेकंड सेक्स, उन पे इनका काफ़ी अच्छा वर्क है, डिटेल एनालिसिस उन्होंने किया है विमेन की ऑपरेशन का, और फाउंडेशनल ट्रैक्ट ये माना जाता है कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म का। तो इसमें बेसिकली ये जो सेकंड सेक्स है ना, इसमें ये बात की गई है कि कैसे विमेन को अभी भी सेकंड सेक्स ही समझा जाता है, और मैन कैसे डोमिनेट करते हैं, और अलग अलग पोजीशंस ऑफ पावर पे हर एक चीज़ में विमेन को कैसे इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, इनइक्वालिटी से विक्टिमाइज रहते हैं विमेन। तो कैसे ये सब के बारे में बात की गई है। विमेन को अभी भी सेकंड सेक्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, चाहे आप जितनी मर्जी इक्वालिटी ले आओ। और उनका नॉवेल्स भी थे, जैसे शी केम्स टू स्टे एंड द मैंडरिन्स, तो ये भी काफ़ी फेमस हुए थे। साइमन दे बिवॉयर आर्ग्यू करती हैं कि विमेन को पूरा ह्यूमन की तरह देखा ही नहीं जाता, क्योंकि फेमिनिटी भी मैन के द्वारा ही डिफ़ाइन की गई थी, और ये कहा गया था कि विमेन जो है वो एक सेकंड सेक्स है, या फिर अदर की तरह देखा जाता है इन अ वर्ल्ड in which humanity was primarily defined in terms of the identity of man। मतलब क्या है, जो सिंपल चीज़ मैंने आपको बोली कि विमेन और मैन के बीच में एक इनइक्वालिटी की बात की जाती है, कि विमेन एक सेकंड सेक्स या फिर अदर की तरह उनको देखा जाता है, और ह्यूमैनिटी यहाँ पर कैसी एक दुनिया में जहाँ पर ह्यूमैनिटी पहले मैन की आइडेंटिटी के हिसाब से ही देखी जाती थी। जब भी इनफैक्ट हम पढ़ते भी हैं, ज़्यादातर जगहों पे क्या आता है, ही है ना, ये सब चीज़ें आती है ना। तो इसमें क्या है कि हम हिम या ही के टर्म्स में हम चीज़ें पढ़ते हैं। अब तो खैर फिर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग ही और शी इस तरीके से लगाने लगे, बट ये एक एग्ज़ाम्पल है, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। बट अदरवाइज़ होता क्या है कि हम लोग भी ह्यूमैनिटी को, इस दुनिया को जो जिस नज़र से देखा जाता है, एक मैन की आइडेंटिटी के हिसाब से देखा जाता है, और इसी हिसाब से हम ह्यूमैनिटी को डिफ़ाइन भी करते हैं। अब चाहे विमेन के राइट्स लीगली रिकॉग्नाइज हो भी जाएं, पर फिर भी हमारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स चलते आ रहे हैं ना, वो इन लीगली रिकॉग्नाइज राइट्स के पूरे एक्सप्रेशन होने ही नहीं देंगे। तो इन लीगल राइट्स को ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे कस्टम्स फिर रोक लेते हैं इन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन को, तो फुल एक्सप्रेशन हो ही नहीं पाता है इन राइट्स का। इकोनॉमिक स्फेयर की अगर हम बात करें तो मेन और विमेन दोनों ही दो कास्ट की तरह देखे जाते हैं,
और बाकी चीज़ें चाहे दोनों के लिए इक्वल हो, बट अगर आप मेन की बात करो तो मेन बेटर जॉब्स भी होल्ड करते हैं, बेटर वेजेस भी मिलती हैं उनको, बेटर सैलरीज भी मिलती है, हायर पोजीशन पे भी वो जाते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है उनके पास सक्सेस की देन देयर न्यू कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो मेन के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू विमेन। तो विमेन जो है वो उनको हर स्टेप पे एक इनइक्वालिटी से डील करना ही पड़ता है। अगर हम इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी मेन के पास ज़्यादा बेटर पोजीशंस हैं और जितनी भी इम्पॉर्टेंट और हायर पोस्ट हैं उनको भी मेन मोनोपोलाइज करते हैं, मतलब खाली मेन के पास ही रहती है वो इम्पॉर्टेंट पोस्ट, विमेन ज़्यादातर नहीं देखी जाती है उन पोस्ट पे। अब इंडिपेंडेंस किए भी हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है, बट इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में भी जहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं, पर फिर भी हम लोगों ने अभी तक भी पार्लियामेंट्स में, फर्म्स में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर इक्वल वर्कफोर्स की हम बात करते हैं, पर असलियत में हम लोगों ने अभी तक भी इन सभी जगहों पे कहीं भी इक्वल वर्कफोर्स दोनों ही जेंडर्स की देखी ही नहीं है। तो इसीलिए चाहे इतना टाइम हो चुका है इंडिया को इंडिपेंडेंस लिए, अभी भी हम लोग राइट टू इक्वालिटी को पूरी तरीके से रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं इसके बारे में, तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी रिबेलियन का कॉज बना था बहुत सारी स्टेट्स में। वो जस्टिस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न आइडिया है इक्वालिटी का, ये थ्योरी ऑफ राइट से ही निकल के आया है। और ये जो मॉडर्न आइडिया है इक्वालिटी का, ये एक प्रिस्क्रिप्टिव टर्म है, डिस्क्रिप्टिव टर्म ये नहीं है। तो इक्वालिटी एज अ प्रिंसिपल, ये अनजस्ट इक्वालिटी जितनी भी हैं सोसाइटी में उसको तो करेक्ट करता ही है, और ये एक मॉडर्न आइडिया भी समझा जाता है। साथ में इक्वालिटी का ये आइडिया है, ये सारे जितने भी मटेरियल गुड्स हैं, जो नेशनल इनकम है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोसाइटी में अवेलेबल, ये इन सब को कंटेम्पलेट नहीं करता है। ठीक है, कि जितने भी सारे मटेरियल गुड्स हो गए, इनकम की बात करो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो, तो ये सब कंटेम्पलेट नहीं करता है ये कि इन सब चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सारे सोसाइटी के मेंबर्स में। तो ये कहता है कि मेन जो कि अपनी फिज़िकल और मेंटल कैपेसिटीज़ में, एप्टीट्यूड, स्किल्स, टैलेंट, एनर्जीज़ में अलग हैं, ठीक है, जो कि ऐसे मेन जो कि अपने फिज़िकल, मेंटल कैपेसिटीज़ और इस तरीके के स्किल्स में, टैलेंट, एनर्जीज़ में अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ और कैपेसिटीज़ को डेवलप कर सकें और किस तरीके से मटेरियल गुड्स, कंफर्ट्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग को शेप कर सकें। ठीक है, तो ये बात की गई है। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिबर्टी डिस्कस करेंगे, और जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड देन फ्रीडम एंड लिबर्टी के बीच का रिलेशनशिप, ये टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स यू कैन विजिट दी वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर PSI और ऑप्शनल की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको पढ़ते जाना है, रटना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसको। आप सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल, उसको रट के जाओ और लिखाओ बस पेपर में। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।